हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। सो हमारा जो न्यू लेक्चर है वो ग्राफीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तो ग्राफीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर आप कोई भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट देखेंगे, चाहे चार्ल्स किटल हो, चाहे कोई भी अदर टेक्स्ट हो, एक्सलॉट मर्मेन हो, तो वहां पर आपको ग्राफीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेपरेटली नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ग्राफीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो रिसेंटली कह सकते हैं रिसेंटली सेपरेटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो ग्राफीन जो है वो ग्रेफाइट से सेपरेट किया गया है, क्योंकि हमें पता है ग्रेफाइट स्ट्रक्चर जो है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें ग्राफीन शीट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं। ठीक है, और वो कैसे बॉन्डेड होती है? मान लीजिए ग्राफीन शीट है, इसके ऊपर ग्राफीन शीट है, तो दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक काफी वीक बॉन्ड होता है। तो two scientists, Andre Geim and Novoselov, separated this graphene sheet from graphite by using Scotch tape method in 2004. And for this, they got the Nobel Prize of Physics in 2010. So this is a very remarkable feat कि भाई आपने 2004 में डिस्कवरी करी एंड 2010 में आपको क्या हुआ, क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिल गया। ठीक है, तो ग्राफीन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ग्राफीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेपरेटली, क्योंकि पहले ये किसके अंदर एग्जिस्ट करता था? ये इट वाज एग्जिस्टिंग इनसाइड द ग्रेफाइट, बट ये क्या है? सेपरेट होने की वजह से क्या है, अब इसको अलग से पढ़ा जाता है। ठीक है, पहले इसको अलग से नहीं पढ़ा जाता था क्योंकि ये ग्रेफाइट के अंदर था, हम तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर पढ़ते थे। बट अभी चूंकि ये सेपरेट हो गया, इसलिए हमें इसको एज अ सेपरेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें ग्राफीन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, सो हियर वी गो। सो ग्राफीन के बारे में ऐसी क्या खास बात है? सो ग्राफीन क्या है? इट इज अ टू डायमेंशनल वन एटम थिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स। सो हम इसको हनीकॉम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हनीकॉम स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हैं क्या ये हनीकॉम जैसा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, जिसमें कार्बन एटम्स क्या है? एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड है। ठीक है, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो डायमंड से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब आप इसको तोड़ नहीं सकते खींचकर, और ये फ्लेक्सिबल भी है। इट कैन, ठीक है, बकल लाइक ए स्ट्रॉ। ओके, तो ये फ्लेक्सिबल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी? इट हैज एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी which can define future course of electronics and materials and mechanics. So in order to study graphene crystal structure, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इसका लैटिस कैसा है। ठीक है, चूंकि ये 2D स्ट्रक्चर है, अभी तक हमने क्या है? अभी तक हमने सारे स्ट्रक्चर्स 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। ये पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका जो लैटिस होगा वो भी 2D में से ही होगा। ठीक है, तो 2D में कितने ब्रावे लैटिसेस हैं? वी हैव 5 ब्रावे लैटिसेस, जिसमें से इसके ब्रावे लैटिस का नाम क्या होगा? इसके ब्रावे लैटिस का नाम होगा हेक्सागोनल लैटिस। तो कौन सा हेक्सागोनल? हेक्सागोनल 3D में भी होता है, मैं बात कर रहा हूं 2D हेक्सागोनल लैटिस की। ठीक है, या उसका दूसरा नाम कभी कभी आपको मिल सकता है ट्रायंगुलर लैटिस। ट्रायंगुलर लैटिस, तो कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है हेक्सागोनल लैटिस या ट्रायंगुलर लैटिस, तो दोनों टर्म्स एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ये आप देख रहे हैं यहां पर ये हेक्सागन है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसका लैटिस हेक्सागोनल लैटिस है, तो आप उसको ट्रायंगल्स में भी तोड़ सकते हैं। कैसे? आप पहले देखते हैं इसके लैटिस पॉइंट्स कहां बिलोंग करेंगे। तो फर्स्ट वी विल सी कि वेयर लैटिस पॉइंट्स आर बिलोंगिंग। तो इसके जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कहां बिलोंग करते हैं? कॉर्नर्स पर एंड हेक्सागन के सेंटर पर। कॉर्नर्स एंड हेक्सागन सेंटर। तो ये हमारा कौन सा लैटिस है? इट इज अ हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल लैटिस। ओके, तो हम इसको ट्रायंगुलर क्यों कह रहे हैं? व्हाई वी आर कॉलिंग इट ट्रायंगुलर? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक दिस इनटू ट्रायंगल्स एज वेल। हम क्या करें, यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े हेक्सागन के अंदर, ठीक है, एक हेक्सागन के अंदर हम 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स
देख सकते हैं। तो लैटिस का नाम हेक्सागोनल लैटिस भी हो सकता है और लैटिस का नाम ट्रायंगुलर लैटिस भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे इस लैटिस के पास कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं यहां पर ये हेक्सागन, ठीक है, ये ग्राफीन का यूनिट सेल है। ठीक है, तो मैंने दो तरह के यूनिट सेल्स बताए हैं आपको, क्या क्या, एक होता है कन्वेंशनल, एक क्या नाम होता है, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, और एक होता है प्रिमिटिव। तो दो तरह की यूनिट सेल्स होती है, क्या क्या, कन्वेंशनल एंड प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये जो आप हेक्सागन देख रहे हैं ना, ये कन्वेंशनल है। ओके, दिस इज कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल यूनिट सेल के पास कितने लैटिस पॉइंट्स होंगे, सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं, लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे इसके पास, कन्वेंशनल के पास। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है, ये एटम्स नहीं है, पहले समझ लो भाई। ठीक है, ये लैटिस पॉइंट है, ये कितना एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। हमें पता है ये लैटिस पॉइंट कितने एंगल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है 360 पर। ओके, सो 120 डिग्री के हिस्से में कितना पार्ट आएगा, अगर ये पूरा 360 पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके पास कितना हिस्सा आएगा, 1/3। तो 2D हेक्सागोनल में जो कॉर्नर लैटिस पॉइंट है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, इट कंट्रीब्यूट्स 1/3। ओके, इसकी शेयरिंग थिकनेस के अलोंग नहीं होगी क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है ओनली। अगर ये 3D होता तो कंट्रीब्यूशन हेक्सागन के कॉर्नर का 1/6 आता, जैसा हमने HCP में पढ़ा, उसमें क्योंकि आधा करना पड़ता है थिकनेस के अलोंग, यहां पर उसको आधा करने की जरूरत नहीं है, तो 1/3 आएगा कॉर्नर से। ठीक है, तो ऐसे कितने कॉर्नर है भाई, ऐसे कॉर्नर मुझे दिख रहे हैं 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/3 इंटू 6, तो 2 लैटिस पॉइंट तो कॉर्नर से आ गए, प्लस ये जो लैटिस पॉइंट है यहां पर, ठीक है, इसके सेंटर पर, वो फुल कंट्रीब्यूशन देगा, फुल, तो कितना हो गया, +1 इंटू 1, कितने हो गए लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स हो गए 3। तो इस ग्राफीन की जो यूनिट सेल है, जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है, उसके पास कितने लैटिस पॉइंट्स हैं, 3। ओके, 3 लैटिस पॉइंट्स। ओके, तो ये प्रिमिटिव है या नहीं है, नहीं, प्रिमिटिव नहीं है, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए होना चाहिए इफेक्टिव लैटिस पॉइंट 1। ओके, तो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे प्रिमिटिव बन जाए। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि 3 लैटिस पॉइंट है इस यूनिट सेल के पास, तो हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, आप ऑल्टरनेट, इस पर आपने यहां किया है तो इसको छोड़िए, इसको लीजिए, इसको छोड़िए और इसको लीजिए, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है हेक्सागन, दिस हेक्सागन इज नाउ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये इसकी प्रिमिटिव सेल हो गई, ये इसकी प्रिमिटिव सेल हो गई, और ये भी इसकी प्रिमिटिव सेल हो गई। ठीक है, तो इस प्रिमिटिव सेल के पास कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हैं, 1। ठीक है, प्रिमिटिव वही होता है जिसके पास इफेक्टिव लैटिस पॉइंट 1 होता है। ठीक है, तो आप ये जो हेक्सागन आपको दिख रहा है, ये प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज लैटिस, इस लैटिस में जो हेक्सागन दिख रहा है वो इसकी कन्वेंशनल यूनिट सेल है, उसके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 3 है, और जो इसकी प्रिमिटिव सेल है उसके पास इफेक्टिव लैटिस पॉइंट 1 है, और वो कितना पार्ट है इस हेक्सागन का, ठीक है, इस हेक्सागन का 1/3 पार्ट है। ठीक है, नाउ हमें पता है कि लैटिस पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लैटिस कांस्टेंट ए, तो ये भी क्या होगा, ए। ठीक है, सो ए इज लैटिस कांस्टेंट, तो यहां पर लैटिस कांस्टेंट क्या है, ए। तो जो हम यूनिट सेल ले रहे हैं किसके अंदर, हम जो यूनिट सेल ले रहे हैं लैटिस के अंदर, उसका जो साइड है, इस हेक्सागन का जो साइड है वो क्या है, वो ए है, और ए को हम क्या कॉल करते हैं, वी कॉल ए एज लैटिस कांस्टेंट। ए क्या है भाई, लैटिस कांस्टेंट ऑफ ग्राफीन, क्योंकि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्राफीन, सो लैटिस कांस्टेंट ऑफ ग्राफीन। ओके, ठीक है, तो ये हो गया इसका कौन सा लैटिस, ब्रावे लैटिस। तो इतना डेटा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो लैटिस पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, हम उस पर कितने एटम्स की बेसिस रखें, कितने एटम्स पर लैटिस पॉइंट रखें, सो दैट वी गेट द ग्राफीन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस तरफ जो यूनिट सेल आप देख रहे हैं वो लैटिस की यूनिट सेल नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये यूनिट सेल किसकी यूनिट सेल है, ये क्रिस्टल की यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल क्रिस्टल की है, और ये यूनिट सेल किसकी है, यूनिट सेल लैटिस की है। ओके, ये और ये, मतलब इससे ये कैसे आएगा, मतलब इसमें हमें बेसिकली क्या करना होगा, वी नीड टू पुट 2 एटम्स बेसिस। तो हम हर एक लैटिस पॉइंट पर कितने एटम्स रखने जा रहे हैं, 2 एटम्स रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया ये वाला लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, इस पर जब हम 2 एटम्स अटैच करेंगे तो एक एटम को तो हम यही मान लेंगे इसी लैटिस पॉइंट पर, और एक एटम को कहां मानेंगे, ठीक है, मतलब इससे एडजेसेंट, मतलब इससे कनेक्टेड मानेंगे। ओके,
तो जैसे मान लिया यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर दो कलर्स में क्यों दिखाए गए हैं एटम्स, यहां पर हमने दो कलर्स में एटम को शो किया है, एक रेड और एक ब्लू। उसका रीजन ये है कि ये बेसिस को बता रहे हैं। मतलब अगर मैं कह रहा हूं रेड कलर के एटम को मैं ए मानता हूं और ब्लू कलर के एटम को मैं बी मानता हूं, तो ये क्या बना रहे हैं, दीज आर मेकिंग बेसिस ऑफ दिस ग्राफीन। ओके, तो बेसिस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, पी का वैल्यू हो गया 2। ओके, यानी कि पर लैटिस पॉइंट हमें कितने एटम्स अटैच करने हैं, 2। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई हमने यहां पर एक एटम की बेसिस क्यों नहीं चूज करी। ठीक है, तो उसका कारण है, अगर हम क्या करें, ग्राफीन को ये मानते हैं कि हर एक लैटिस पॉइंट, हर एक एटम एक लैटिस पॉइंट रखता है। मान लिया मैं इसको भी लैटिस पॉइंट दे दूं और इसको भी लैटिस पॉइंट दे दूं, मतलब मैं वन एटम की बेसिस चूज करता हूं, तो क्या ये ब्रावे लैटिस बनाता है, आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप यहां खड़े होंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा नीचे एक लैटिस पॉइंट है, ठीक है, बट अगर आप यहां खड़े होंगे तो ऊपर आपको लैटिस पॉइंट दिखेगा, मतलब नीचे लैटिस पॉइंट नहीं दिखेगा। जबकि ब्रावे की कंडीशन क्या है, ब्रावे लैटिस की कंडीशन है ईच लैटिस पॉइंट मस्ट हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग। ठीक है, मतलब उसका जो व्यू पॉइंट होना चाहिए, व्यू पॉइंट है, वहां से खड़े होकर जो हमें व्यू दिखेगा, चारों तरफ हम देखेंगे तो हमें एक जैसा दिखना चाहिए। तो अगर हम यहां खड़े हुए हैं तो हमें नीचे लैटिस पॉइंट दिख रहा है, बट जब हम यहां खड़े हैं तो ऊपर लैटिस पॉइंट दिख रहा है। तो इसीलिए इन दोनों को, रेड एंड ब्लू को, ठीक है, अलग अलग लैटिस पॉइंट नहीं दिया जा सकता, बिकॉज क्योंकि व्यू पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट से डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए क्या है, हमें ये दोनों एटम रेड एंड ब्लू दोनों एक ही लैटिस पॉइंट को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब आप लैटिस बनाओगे, ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हमने लैटिस पढ़ लिया अलग से, अब मैं इसी लैटिस को इसके अंदर दिखाऊंगा आपको कैसे। ठीक है, तो क्या होगा उसके अंदर, या तो आप रेड वाले को लैटिस पॉइंट देंगे या आप ब्लू वाले को लैटिस पॉइंट देंगे। ठीक है, आप दोनों को लैटिस पॉइंट नहीं दे सकते अलग अलग, क्योंकि यहां पर बेसिस कितने एटम्स की है, 2 एटम्स की। उसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि व्यू पॉइंट दोनों से सेम नहीं बन रहा है, इसलिए। ठीक है, तो या तो आप रेड वाले को लैटिस पॉइंट दे दो, तो सारे रेड वालों को लैटिस पॉइंट देने हैं, और अगर आप ब्लू वाले को लैटिस पॉइंट दे रहे हो तो आपको ब्लू वाले को ही देने हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल मान रहा हूं कि मैं रेड वालों को क्या दे रहा हूं, आई एम गिविंग द लैटिस पॉइंट टू रेड वंस। ठीक है, तो मैं जितने भी रेड्स हैं उन सब पे ये ग्रीन कलर का डॉट लगा रहा हूं, इसका मतलब मैंने उसको लैटिस पॉइंट दे दिया। ओके, तो मैंने इसको लैटिस पॉइंट दे दिया, सॉरी, रेड को, रेड पे, सभी रेड्स पे हम लैटिस पॉइंट्स मार्क कर देंगे। ओके, अब ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं वो हमें बता रहे हैं लैटिस के बारे में। ठीक है, तो अब मैं ये वाली यूनिट सेल जो लैटिस की है, मैं इस एटम्स की यूनिट सेल यानी कि क्रिस्टल की यूनिट सेल में दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हेक्सागन, ये हेक्सागन यूनिट सेल नहीं है, दिस हेक्सागन इज नॉट यूनिट सेल। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस हेक्सागन को देखूंगा तो एक लैटिस पॉइंट ब्लू पर दिखेगा और एक रेड पर, और वो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, हमें यूनिट सेल जो बनानी है वो इस हेक्सागन को यूनिट सेल नहीं मानना है। ठीक है, हमें यहां पर यूनिट सेल अपने आप ड्रॉ करनी पड़ेगी, रेड 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 को मिलाकर या ब्लू 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 को मिलाकर। फिलहाल मैंने क्या माना है, रेड को माना है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, किसको मानते हुए, रेड के, जो हमने रेड पर जो लैटिस पॉइंट्स मार्क किए उनको मानते हुए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां कनेक्शन बनाएंगे, इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल। तो रेड से रेड का कनेक्शन बनाएंगे। ओके, रेड से रेड का कनेक्शन बनाएंगे, 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 एंड रेड से रेड का कनेक्शन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आपको येलो कलर की लाइंस में एक हेक्सागन दिख रहा होगा, येलो कलर की लाइंस में आपको एक हेक्सागन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो येलो कलर की लाइंस में जो हेक्सागन है, दिस इज यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन। मतलब आप देख रहे हैं, मैंने यहां पर लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए यूनिट सेल बनाई थी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला हेक्सागन इस पर चिपका दिया हमने। ठीक है, यहां भी एक लैटिस पॉइंट है या नहीं, रेड 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 पर दिया था लैटिस पॉइंट मैंने, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बीच में एक लैटिस पॉइंट आ रहा था और 6 कॉर्नर पर आ रहा था। अब देखो रेड 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 को कनेक्ट करने के बाद
सारे 6 कॉर्नर्स को लैटिस पॉइंट मिल गया और एक सेंटर को लैटिस पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो आपको, तो यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्राफीन स्ट्रक्चर है उसमें ये वाला जो साइड है, ये साइड वो क्या है, वो ए है। ए मतलब क्या है, ये लैटिस कांस्टेंट है। तो लैटिस कांस्टेंट जो है ना, वो रेड के बीच का डिस्टेंस है या ब्लू के बीच का डिस्टेंस है, वो रेड एंड ब्लू के बीच का डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं क्या कि ये कौन सा एटम है, ये ए टाइप का है और ये बी टाइप का एटम है। ठीक है, ये एटम बी टाइप का है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है ए लैटिस कांस्टेंट, वो या तो ए टाइप के एटम्स के बीच में है या बी टाइप के एटम्स के बीच में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखेंगे भाई, देखो यहां से ये जो हमें हनीकॉम स्ट्रक्चर दिख रहा है एटम्स का, उसके अंदर यूनिट सेल ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाद में अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आपको समझने में ग्राफीन स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसमें जो ये हेक्सागन दिख रहा है यहां पे एटम्स का, वो यूनिट सेल नहीं है। ठीक है, जो एक जैसे एटम्स को कनेक्ट करने से आया है वो यूनिट सेल है। ठीक है, तो ये कौन सी यूनिट सेल है जो आपको दिख रही है अभी, ये है कन्वेंशनल यूनिट सेल। और प्रिमिटिव कैसे ड्रॉ करोगे भाई इसके अंदर, यू कैन कनेक्ट दिस टू दिस, एक छोड़ दो, फिर दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। तो ये प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है और ये प्रिमिटिव है। और ये बड़ा हेक्सागन क्या है, ये बड़ा हेक्सागन कन्वेंशनल यूनिट सेल है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह पूछा गया। अगर पूछा गया है क्या कि जो ग्राफीन की यूनिट सेल है वो क्या है, ग्राफीन की यूनिट सेल एक हेक्सागन है। ठीक है, इसमें कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं, अभी जैसे हम आगे भी काउंट करेंगे इस चीज को, तो कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे अभी लैटिस पॉइंट कितने आए थे हमारे इस हेक्सागन में, 3, और हर लैटिस पॉइंट पर कितने एटम रखे रहे हम, 2। तो कितने एटम्स हो गए ग्राफीन यूनिट सेल में, 3 × 2 6। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स हो गए, प्रिमिटिव यूनिट सेल में हो गए उसके 6/3, क्योंकि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसका 1/3 है, तो 6/3 यानी कि 2। जितने एटम्स बेसिस में होते हैं उतने एटम्स प्रिमिटिव यूनिट सेल में भी होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया, हम आगे देखेंगे, फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैंने बताया जो ग्राफीन का लैटिस है वो एक हेक्सागोनल लैटिस है, वो चीज मैं आपको यहां पर समझा चुका हूं। ठीक है, अब आपको कन्वेंशनल यूनिट सेल लेनी है या प्रिमिटिव यूनिट सेल लेनी है, डिपेंड करता है। अगर सिर्फ बोला है ग्राफीन यूनिट सेल तो आप उसको कन्वेंशनल मानेंगे, और बोला है प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन तो आप उसको प्रिमिटिव कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल इसका कितना पार्ट है, जो ये लैटिस हमने लैटिस जो देख रहे हैं हम यहां पर, प्रिमिटिव यूनिट सेल उसका 1/3 पार्ट है, ऐसे करके P एंड P। चलिए आगे। अब ये ग्राफीन किसका स्ट्रक्चर है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप क्या करेंगे, यू विल टेक लैटिस पॉइंट ऑन ईदर रेड एटम और ब्लू एटम, दोनों को अलग अलग लैटिस पॉइंट नहीं दे सकते। उसका कारण मैंने बताया, क्योंकि वो ब्रावे लैटिस फॉर्म नहीं करेगा ड्यू टू नॉन आइडेंटिकल व्यू पॉइंट। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे लैटिस एंड बेसिस वेक्टर्स ऑफ द लैटिस। मतलब अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है, ग्राफीन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, लैटिस वेक्टर्स का जिक्र करता है एग्जामिनर या बेसिस वेक्टर्स ऑफ द लैटिस के बारे में जिक्र करता है। ठीक है, तो वो सेम ही बात है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था आपको, यहां पर हम एक और बार ग्राफीन यूनिट सेल ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था रेड को दे दें, रेड को दिया था हमने, या ब्लू को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे यूनिट सेल ड्रॉ किया था, सारे रेड्स पर लैटिस पॉइंट्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, नियरेस्ट रेड को कनेक्ट किया था, नियरेस्ट रेड्स को कनेक्ट किया था, और उससे हमें क्या जनरेट हुआ था, वी हैव जनरेटेड अ हेक्सागन। ओके, ये हेक्सागन जनरेट हुआ था। ठीक है, अब अगर आप इसको ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, तो आप इसके लैटिस वेक्टर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो लैटिस वेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, लैटिस वेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए आपको इस सेंटर से यहां यू कैन ड्रॉ ए, दिस इज लैटिस वेक्टर ए। ठीक है, एंड दिस इज लैटिस वेक्टर बी। तो ये क्या बन गए, अब आप देख सकते हैं ये लैटिस वेक्टर्स क्या बना रहे हैं, दीज लैटिस वेक्टर्स आर मेकिंग अ प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉट। ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम,
वी ऑल्सो कॉल देम प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स, वी ऑल्सो कॉल देम प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स या बेसिस वेक्टर्स ऑफ ग्राफीन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, सो इनके बीच में कितना एंगल है हमें पता है, हेक्सागोनल लैटिस में कितना एंगल होता है इनके बीच में, दिस इज 120 डिग्री एंगल, ठीक है, और इसकी लेंथ बराबर है, ठीक है। तो ए का जो मोड है और बी का जो मोड है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस कांस्टेंट। ओके, सो यहां पर ये हो गए हमारे क्या, लैटिस वेक्टर्स। अब लैटिस वेक्टर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पर अलाइंड है, ठीक है। तो आगे जाकर हम देखेंगे जब हम इसका रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेसिप्रोकल लैटिस पर भी बनता है ग्राफीन के, ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे कि अगर हम डायरेक्शंस डिफाइन कर दें, यहां पर इफ वी डिफाइन डायरेक्शंस, सपोज मैं क्या करता हूं, यहां से एक डायरेक्शन मैंने डिफाइन कर दिया x और यहां से डिफाइन कर दी दूसरी डायरेक्शन y, तो वी कैन ऑलवेज, ठीक है, वी कैन ऑलवेज डिवाइड दीज वेक्टर्स अलोंग x एंड y, ठीक है। वो काम मैं बाद में करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप समझ लें क्या है, जो a एंड b का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, लैटिस कांस्टेंट के बराबर है, और वो एक दूसरे से कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, लैटिस वेक्टर्स, ठीक है, 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है। सो लैटिस वेक्टर का जो मोड है वही लैटिस कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या हमें पता है ये जो रेड एटम है उसको मैंने मार्क किया था A और जो ब्लू एटम उसको मार्क किया था मैंने B, ओके, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा, ओके, इसमें जो हमारा दिख रहा है आपको ये वाला ट्राइंगल, ये इसका ईच साइड कितना है, इसका ईच साइड है A, क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस उतना ही होता है जितना इसका साइड होता है रेगुलर हेक्सागन के अंदर, ठीक है। सो ये है हमारा A, ओके। अब आप देख रहे हैं ये A टाइप का एटम है और ये A टाइप का एटम है, और ये कौन सा टाइप का एटम है, B, ओके। सो रेड के साथ कौन कनेक्टेड है, कहीं भी चेक कर लो आप किसी भी एटम को, इसको देखो रेड किससे कनेक्टेड है, यानी कि रेड का नियरेस्ट नेबर कौन है, रेड का नियरेस्ट नेबर है ब्लू, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी, अब जो बॉन्ड लेंथ होगी ग्राफीन में, जो बॉन्ड लेंथ होगी या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी, वो A एंड B के बीच की डिस्टेंस होगी, ना कि AA के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इसी को हम आगे कनेक्ट करेंगे किसके साथ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को लैटिस कांस्टेंट के साथ। तो फिलहाल आप लैटिस वेक्टर समझ लीजिए, लैटिस वेक्टर कहां से डिफाइन होते हैं, लैटिस वेक्टर किसको कनेक्ट करने वाले होते हैं जब हम स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं, तो रेड को रेड से कनेक्ट करने वाला या ब्लू को ब्लू से कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होता है इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं लैटिस वेक्टर या बेसिस वेक्टर ऑफ द लैटिस, या तो हम बोलेंगे उसको लैटिस वेक्टर या बोलेंगे क्या, बेसिस वेक्टर ऑफ द लैटिस। दोनों ही टर्म्स पॉपुलर है, ठीक है, तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का यूनिट सेल बनेगा और उसमें लैटिस वेक्टर्स ऐसे दिखाए जाएंगे। जरूरी नहीं हम मिडिल से ही दिखाएं, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, हम इसको भी लैटिस वेक्टर कह सकते हैं, इसको A कह सकते हैं, इसको B कह सकते हैं। अगेन वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होंगे, 120 डिग्री पर एक दूसरे से इंक्लाइंड होंगे, बट ध्यान ये रखना है कि एक जैसे एटम्स को ही कनेक्ट करेगा वो लैटिस वेक्टर। और मैं मेंशन कर दूं यहां पे, कभी कभी ना क्वेश्चंस ही कंफ्यूजिंग होता है, या कुछ बुक्स में नोटेशंस ऐसे लिए हुए हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं किस किस के बीच में, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बीच में एंड लैटिस कांस्टेंट के बीच में। तो A एंड B, रेड एंड ब्लू के बीच का डिस्टेंस है वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, और एक जैसे एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैटिस कांस्टेंट है, ठीक है। तो लैटिस वेक्टर एक जैसे एटम्स को कनेक्ट करने से बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने, ठीक है। तो मैंने कैसे यूनिट सेल ड्रॉ किया था, रेड्स को कनेक्ट कर दो भाई फटाफट से, आपको यूनिट सेल बनाना आ जाएगा। रेड्स को कनेक्ट कर दो आपस में, आप ब्लू को भी कर सकते हैं, रेड्स को भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, बट बनेगा हेक्सागन ही। तो ये जो यूनिट सेल आप देख रहे हो वो ग्राफीन की कन्वेंशनल यूनिट सेल है, ठीक है। तो इसमें कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं, काउंट कर लेता हूं मैं, ये A टाइप का है, ये A टाइप का है, ये B टाइप का है, ठीक है भाई। तो पहले मैं रेड्स को काउंट करता हूं, कितना एंगल है ये, तो इट विल कंट्रीब्यूट हाउ मच, 1 3। अब मैं लैटिस पॉइंट से काउंटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं जो यूनिट सेल मुझे दिख रही है उससे काउंटिंग कर रहा हूं मैं एटम्स की। तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/3, क्योंकि ये एंगल कितना है 120। तो कैसे निकालते हैं इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, 120/360,
सो इट गिव्स अस 1/3। ऐसे कितने हैं 1/3 जैसे, 1/3 जैसे, यानी कि ए टाइप के एटम्स कितने हैं, रेड वाले हैं 1/3 इंटू 6 प्लस एक रेड पूरी तरह अंदर है यहां पर, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1। ठीक है, तो कितने हो गए भाई, ठीक है कितने हो गए यहां पर 1/3 इंटू 6, 1/3 इंटू 6 इज 2 प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 1 कितने हो गए, 2 प्लस 1 इज 3। तो ए टाइप के एटम्स है 3, बी टाइप के एटम्स आप देख सकते हैं यहां पर, ये ब्लू ब्लू ब्लू, ये पूरी तरह अंदर है, तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा ब्लू वाले का, अंदर वाले का कंप्लीटली, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा फुल, तो फुल इंटू कितने हैं, फुल इंटू 3। ठीक है, कितने आ गए 3। तो यानी कि इसकी यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, 3 ए टाइप के हैं, 3 रेड टाइप के हैं, प्लस 3 क्या है बी टाइप के हैं। ठीक है, बट चूंकि ये एटम्स दोनों एक जैसे ही हैं, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, जैसे हम उसमें पढ़ रहे थे ना जिंक सल्फाइड में या NaCl में, नो, या CaCl में, नो, ऐसे नहीं बनाएंगे, C2 मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे वो। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, ग्राफीन में 3 ए टाइप के कार्बन एटम्स, 3 बी टाइप के कार्बन एटम्स हैं, दोनों कार्बन एटम्स ही, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, ये है कार्बन एटम, सबके सब कार्बन एटम्स हैं, ये सब कार्बन एटम्स ही हैं। ठीक है, बट हम ए और बी में क्यों कह रहे हैं उनको, उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको हम ए या बी कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने टोटल एटम्स हो गए भाई, इसकी यूनिट सेल में हो गए 6 एटम्स, 6 कार्बन एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल, तो मैंने बताया था प्रिमिटिव सेल इसका कितना पार्ट है, प्रिमिटिव यूनिट सेल इसका कितना पार्ट है, प्रिमिटिव यूनिट सेल इसका 1/3 पार्ट है, तो 6/3 कितने होंगे 2 एटम्स। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कैसे पूछा गया है, यूनिट सेल में पूछेगा तो 6 आएंगे और प्रिमिटिव यूनिट सेल में पूछेगा तो 2 आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स या कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान है इसको देखना, कैसे, अगर आप इसको रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, हमने यूनिट सेल कैसे ड्रॉ करी थी, ऐसे करके, ये हमारी यूनिट सेल हो गई। ओके, सो यहां पर आप देखिए इसको रेफरेंस मान लिया हमने, तो कितने से कोऑर्डिनेटेड है, ए टाइप का एटम जो रेड है वो कितने 20 से कोऑर्डिनेटेड है, 3 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने आ गए 3। तो ग्राफीन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 3 होता है। अब ध्यान दीजिए जरा, ये नियर बाय कार्बन एटम के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, इट इज मेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड विद नियरेस्ट कार्बन एटम। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या कर रहा है, ये कार्बन एटम अपने नियर बाय कार्बन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 3 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कार्बन एटम जो होता है, ठीक है, उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ईच कार्बन एटम इज शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स विद नियर बाय कार्बन एटम्स। तो पर कार्बन एटम हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री, पर कार्बन एटम 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री। इसीलिए जो ग्राफीन होगा, ग्राफीन, ठीक है, वो कैसा होगा, इंसुलेटिंग सॉलिड होगा, ठीक है, या कंडक्टिंग होगा। तो ग्राफीन क्या है, हाईली कंडक्टिंग है। ग्राफीन क्या है, हाईली कंडक्टिंग। क्यों, क्योंकि पर कार्बन एटम 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, तो ग्राफीन इज कंडक्टिंग। हाउएवर, अभी आपने पीछे पढ़ा होगा डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें क्या था, हर कार्बन एटम कितने नियर बाय कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता था, 4 से। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और चारों ही बॉन्ड बनाने में चले गए, तो पर कार्बन एटम 9 इलेक्ट्रॉन वाज फ्री, 9 इलेक्ट्रॉन वाज फ्री इन डायमंड। इसलिए डायमंड क्या था, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, क्योंकि क्या वहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड थे। यहां पर क्या है, पर कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसीलिए ग्राफीन कैसा स्ट्रक्चर है, कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और वो भी हाईली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, इसमें रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इस शीट के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हाईली कंडक्टिंग है। ठीक है, नाउ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, आप देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको, ये और ये नियरेस्ट नेबर्स हैं। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर हम आर में देखें तो दोनों ही कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम अगर
सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे तो 2r होगा, जहां पर r क्या है, एटॉमिक रेडियस, कार्बन एटम की एटॉमिक रेडियस है r, तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा 2r। ठीक है, हमें इसको किससे कनेक्ट करना होता है, ऑलवेज वी कनेक्ट दिस टू लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट क्या है, ये a है। ओके, इस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को मैं ना dnn कह देता हूं या a डैश कह देता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, अगर a जैसा ही रखना है तो a डैश कह सकते हैं, अदरवाइज dnn लिख सकते हैं। ठीक है, सो a हो गया। अब आप देखिए ये रेड है, a है और ये b है, तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, इसमें ये डिस्टेंस कितनी होगी, a डैश, ये डिस्टेंस होगी a डैश और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, a डैश। ठीक है, तो अगर आप इस ट्राइंगल को काट के बाहर निकालें यहां पर, तो व्हाट यू विल सी, you will see this type of structure, this type of triangle, जिसमें ये वाला साइड क्या है, a, ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा ये, और ये वाला साइड क्या है, a डैश, और ये वाला साइड क्या है, a डैश। यानी कि अगर मैं इसको यहां से काट के बाहर निकाल रहा हूं तो कैसा कैसा कलर का एटम होगा, ये है ब्लू, ठीक है, और ये है रेड, तो यानी कि यहां रेड है, यहां रेड है, और यहां पर कैसा एटम है, ब्लू। तो आप समझ गए होंगे मैंने कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, जिसके ये दोनों साइड्स a डैश है और ये a है। a डैश क्या है यहां पर, a डैश इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ओके, अब आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को किसके टर्म्स में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ किस में कैलकुलेट करना है, इन टर्म्स ऑफ a, लैटिस कांस्टेंट के टर्म्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, तो इसकी ये वाली साइड कितनी होगी, a/2, तो यहां पर क्या बन गया ये, ठीक है, या हम एंगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एंगल कितना है, ये जो एंगल है यानी कि यहां पर जो बन रहा है वो एंगल कितना है, 120 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है किसी ट्राइंगल के, इट इज 180 डिग्री। 120 ये हो गया, तो ये कितना बचा और ये कितना बचा, 180 माइनस 120 विल बी 180 माइनस 120 विल बी 60, तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो आप बताइए ये जो a डैश है, ये जब हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे इसको, ऐसे बन गया ये, इट हैज बिकम लाइक दिस, ऐसे। इसकी लेंथ कितनी है, a/2, आधे की ना, और ये कितना है, a डैश है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो आप बताइए इसका कौन सा कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, यानी कि a/2 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो a/2 किसके बराबर होगा, a/2 विल बी इक्वल टू, a डैश का कौन सा कंपोनेंट जाता है जब एंगल बनता है, तो cos 30 या sin 30, इट इज cos 30। तो a डैश का cos 30 किसके बराबर है, a डैश का cos 30 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू a/2। आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते थे, क्या आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, आप यू कैन कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो उससे भी कर सकते हैं। मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए किससे कर रहा हूं, ये साइड ये कितना है, ये पूरा a है, तो ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 120 है, ये 30 है, ये 30 है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि दो साइड बराबर है, 30। ठीक है, तो इसका, इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, इट विल बी a डैश cos 30, और वो किसके बराबर होगा, a/2, तो a/2 इज a cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, a डैश इज cos 30 इज √3/2, cos 30 इज √3/2, 2 and 2 इज कैंसिल्ड, तो क्या बचा भाई, a डैश नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज a/√3, a डैश इज a/√3। तो प्लीज रिमेंबर दिस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है, लैटिस कांस्टेंट। a क्या है, लैटिस कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा इसका, a इज लैटिस कांस्टेंट, अदरवाइज कुछ बुक्स में भी कंफ्यूजन आपको मिलेगी। तो a डैश क्या है, लैटिस कांस्टेंट है। ठीक है, और सॉरी, a इज लैटिस कांस्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, a इज लैटिस कांस्टेंट, a डैश इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और लैटिस कांस्टेंट में क्या कनेक्शन है, a डैश नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इक्वल टू है a/√3। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स। आप क्या कर सकते हैं, इस रेड वाले को रेफरेंस मान सकते हैं। तो इसके नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन से थे, मैं मार्क कर देता हूं, नियरेस्ट नेबर्स कौन थे, ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर था, ये हो गया फर्स्ट, ये ब्लू फर्स्ट हो गए, तो ये वाला क्या होगा, रेड का रेड क्या होगा, सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो सेकंड वाले कितने होंगे, रेड्स,
ऐसे रेड्स कितने होंगे? ये हो गया, 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 ये हो गया। कितने रेड्स होंगे? 6। यू कैन सी 6 रेड्स, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी होगी? रेड टू रेड डिस्टेंस कितनी होगी? ए, लैटिस कांस्टेंट के बराबर, लैटिस कांस्टेंट के बराबर। तो ग्राफीन में सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है? लैटिस कांस्टेंट ए के बराबर, और नंबर कितना होता है? 6। होप यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, यानी कि थर्ड नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। हम फिर से क्या करेंगे? विल टेक दिस रेड एज रेफरेंस। तो हमने कौन कौन से काउंट कर लिए ऑलरेडी? वी हैव काउंटेड दीज ब्लूज, फर्स्ट काउंटेड कर लिए, दीज रेड्स सेकंड काउंट कर लिया है। व्हाट अबाउट द थर्ड? ठीक है, थर्ड कौन होगा भाई? ठीक है, थर्ड कौन होगा? जैसे ये ब्लू है, फर्स्ट ब्लू है, सेकंड रेड है, तो थर्ड क्या होगा? ब्लू होगा, ठीक है। और कौन सा ब्लू होगा? दिस ब्लू, ठीक है, ये वाला ब्लू। ये जो है ना, ये रेड टू ब्लू का जो डिस्टेंस है वो a डैश है, रेड ब्लू के बीच का डिस्टेंस a डैश है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? रेड से ब्लू का डिस्टेंस, ठीक है। आपको पता है अगर हेक्सागन हमारे पास कोई है जो कितनी साइड का a डैश है, तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? सेंटर से यहां वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होगी a डैश, क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागन है तो a डैश साइड है, तो सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस भी a डैश होगी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? इट विल बी ट्वाइस ऑफ a डैश, ट्वाइस ऑफ a डैश। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ a डैश, नॉट 2a, ठीक है, इट इज 2a डैश। और a डैश क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो यहां पर क्या होगा डिस्टेंस के बारे में? 2a डैश अगर हुआ तो a की वैल्यू कितनी है? 2, a डैश की वैल्यू है a/√3। तो हम सारा किस में कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअली वी ऑलवेज कैलकुलेट द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लैटिस कांस्टेंट, ठीक है। तो 2a डैश, और a डैश की वैल्यू पीछे अभी हमने देखी थी कितनी थी? a/√3। तो डिस्टेंस कितनी होगी? थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी 2a/√3। होप यू अंडरस्टैंड दैट। इनका नंबर कितना है? चारों तरफ घूम जाते हैं तो देखते हैं नंबर कितना है भाई। चारों तरफ घूमने पर एक ये मिला, एक, फिर कौन मिलेगा? ठीक है, ये तो इसका नियरेस्ट नेबर हो गया, फिर वहां जाकर मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली वो नहीं होगा, यहां मिला, ठीक है, फिर ये रेड, फिर यहां मिलेगा, ओके, फिर कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा, ओके, 3, ठीक है। तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर्स होंगे 3। यू कैन सी दैट, इसको हमने रेफरेंस माना है। तो ये वाला एक देखो ये हेक्सागन दिख रहा है आपको, ये ओके, ये हेक्सागन आपको दिख रहा है। सो इस हेक्सागन में एक यहां पहुंच गया, 2 हेक्सागन ऊपर है, 3 हेक्सागन इधर है, ओके। और ये तो हो गया नियरेस्ट नेबर, ये तो ज्यादा दूर होगा बेसिकली, ये वाला ब्लू नहीं होगा, ठीक है। तो कितने हो गए? चारों तरफ घूमने पर कितने कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है? ये है 120 120 120 पर। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर्स होंगे 3, और डिस्टेंस कितना होगा? 2a/√3, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब आप देख सकते हैं मैं इसमें फिर से मुझे लैटिस की यूनिट सेल बनानी पड़ेगी। तो लैटिस की यूनिट सेल बनाने में क्या होता है एक्चुअली? रेड को कनेक्ट करना पड़ता है, या ब्लू को। तो रेड 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 एंड रेड, ये हमारा यूनिट सेल हो गया, ओके। मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इसका साइड कितना है? इसका साइड है a डैश नहीं है, a है इसका साइड, ओके। फिर रेड से रेड का डिस्टेंस कितना हो गया? a, ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a है। तो इसकी जो यूनिट सेल है वो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स से कंपोज्ड है? कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स से बनी है? तो इसका एरिया a आएगा। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ईच हैज एरिया हाउ मच? √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड, ये फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है इसकी? a, लैटिस कांस्टेंट, ठीक है। तो कितना आ गया भाई? कैंसिल करने पर बना 3√3/2 a स्क्वायर, ठीक है। 3√3/2 a स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ
यूनिट सेल इज दिस, जहां पर ए क्या है, लैटिस कांस्टेंट। ये बात जरूर ध्यान रखना, ए इज लैटिस कांस्टेंट। एरिया ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल इसका कितना पार्ट है, प्रिमिटिव यूनिट सेल इसका 1/3 पार्ट है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहां से बनेगी, ये दिस विल बी योर प्रिमिटिव यूनिट सेल, या आप कह सकते हैं ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन है, 2 का, या आप इसी को 1/3 कर दो ना, तो कितना आ जाएगा, 1/3 ऑफ दिस एरिया विल बी √3/2a², जहां पर a लैटिस कांस्टेंट है, a डैश नहीं a। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना कि a डैश क्या है और a क्या है। नेक्स्ट, एटॉमिक डेंसिटी ρn, कितने एटम्स हैं, देयर आर 6 एटम्स इन द यूनिट सेल, जो हमने पीछे यूनिट सेल बनाया था ना ये वाला, ये इसमें कितने एटम्स है, 6, और इसका एरिया कितना है, 3√3/2a²। तो 6 एटम्स है कितने एरिया में, 3√3/2a²। ओके, सो ये आंसर आ गया 4, क्योंकि ऊपर चला गया 2, 12 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 4√3a²। तो एटॉमिक डेंसिटी या नंबर डेंसिटी ऑफ ग्राफीन शीट इज दिस, ठीक है, जहां पर ए लैटिस कांस्टेंट है, ठीक है। पैकिंग फैक्टर, ठीक है, तो पैकिंग फैक्टर कैसे डिफाइन होता है, 3D में डिफाइन होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम्स occupied, volume occupied by the atoms in the unit cell divided by area of the unit cell, ठीक है। सॉरी, 3D में होता है वॉल्यूम occupied by the atoms divided by volume of the unit cell, जबकि 2D में वही चीज क्या बन जाएगी, 2D में वही चीज बन जाएगी एरिया ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। अब 2D में जो एटम होगा, 2D में एटम को हम क्या मानेंगे, 2D में एटम विल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्क, 2D में एटम को हम एक डिस्क की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके, तो डिस्क की तरह जब हम कंसीडर करेंगे एटम को, ठीक है, तो कितने इफेक्टिव एटम्स हैं, कितने इफेक्टिव एटम्स हैं इस यूनिट सेल में, 6। ओके, और डिस्क का एरिया कितना होता है, अगर डिस्क हो हमारे पास r रेडियस का, तो उसका एरिया होगा πr²। तो 3D में एटम को हम क्या मानते हैं, इन 3D वी कंसीडर एटम एज अ स्फीयर and in 2D we consider atom as a disk, तो डिस्क का एरिया होता है πr²। तो 6 into πr², 6 इफेक्टिव एटम्स हैं और हर एक का एरिया इतना है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल, कितना एरिया यूनिट सेल का है, 3√3/2a²। ओके, ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं, तो ये ऊपर 12, ऊपर हो जाएगा 4πr²/√3। Now we need to convert a into r। अभी पीछे हमने क्या रिलेशन लिखा था, आपको याद होगा शायद, मैंने लिखा था a डैश इक्वल टू 2r इक्वल टू a/√3। होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इन टर्म्स ऑफ r, हमें a को इन टर्म्स ऑफ r लिखना है, तो 2r टाइम्स √3, ये a की वैल्यू आ गई, यहां भर दो इसको, तो कितना हो गया भाई, 2r√3 का होल स्क्वायर। सो क्या कैंसिल हो जाएगा यहां से, r² इज कैंसिल्ड, और यहां के 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो आंसर कितना आता है एपीएफ का, ग्राफीन के लिए, ग्राफीन के लिए आता है π/3√3, π/3√3। तो इसको थोड़ा सा निकाल लीजिएगा आप, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो एपीएफ ऑफ ग्राफीन इज π/3√3, ठीक है। अब आपको पता होगा ये एक, मतलब इसका जब कंपैरिजन आप करोगे तो किसके साथ करोगे, 3D स्ट्रक्चर से या प्लेन के साथ, विल कंपेयर इट विद प्लेन, ठीक है, 2D प्लेन। तो 2D प्लेन में मैक्सिमम पैकिंग फैक्टर कितना था, मैक्सिमम एपीएफ इन 2D कितना था भाई, एपीएफ इन 2D आपको याद होना चाहिए कितना था, π/2√3। मैक्सिमम एपीएफ इन 2D वाज π/2√3, ठीक है। और जो ये π/2√3 पैकिंग फैक्टर रखता है प्लेन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड पैक्ड प्लेन। क्या बोलते हैं, क्लोज पैक्ड प्लेन, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं, एफसीसी का 111 एंड एचसीपी का 001, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है π/3√3 वो π/2√3 से कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ग्राफीन कैसा स्ट्रक्चर है, पैकिंग कैसी है उसकी, लूज पैक्ड या क्लोज पैक्ड। सो इट इज अ लूज पैक्ड
इट इज अ लूज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या है ये? एक लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। आप कोऑर्डिनेशन नंबर से भी देख सकते हैं। क्लोज पैक्ड प्लेन में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 3, इसलिए भी ये लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल खुद ग्राफीन ही होगा और कोई नहीं, ठीक है। दिस इज अ यूनिक एग्जाम्पल, ठीक है, ग्राफीन। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं। क्विक रिकैप। ओके, सो ग्राफीन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये रिसेंटली जो है सेपरेट किया गया किससे? ग्रेफाइट से, इसलिए ज्यादातर बुक्स में ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी एक्सेप्शनल हैं। इसकी स्ट्रेंथ हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। लैटिस 2D है, ठीक है। 2D लैटिस कौन सा है? हेक्सागोनल या ट्राइंगल भी मिल सकता है आपको। नंबर ऑफ एटम्स कितने बेसिस में? 2 हैं, ठीक है, जिनको हम A एंड B मार्क कर रहे हैं। बट दोनों A एंड B हैं क्या? दोनों कार्बन कार्बन ही है, तो हम हर एक एटम को लैटिस पॉइंट नहीं दे रहे हैं। हम या तो रेड को दे रहे हैं A टाइप के, या ब्लू को दे रहे हैं B टाइप के, ठीक है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो ब्रावे लैटिस तभी फॉर्म करेगा जब हम या तो रेड को देंगे या ब्लू को देंगे। दोनों को दे देंगे तो ब्रावे लैटिस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। हमने फिर वहां पर लैटिस वेक्टर्स मार्क किए थे। लैटिस वेक्टर कौन होंगे? लैटिस वेक्टर्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम ईदर रेड टू रेड और ब्लू टू ब्लू, ठीक है। और उसका जो मोड होगा वो किसके बराबर होगा? लैटिस कांस्टेंट के बराबर होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, लैटिस वेक्टर जब पूछेगा या बेसिस वेक्टर्स ऑफ द लैटिस पूछेगा तो आपको ये मार्क करना, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं? 6 आते हैं यूनिट सेल में। और पूछेगा प्रिमिटिव यूनिट सेल में तो आएंगे 2। कोऑर्डिनेशन नंबर है 3। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस A' से हमने मार्क किया है, और वो 2R के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही कार्बन कार्बन एटम है। तो 2R इज A/√3, जहां पर A क्या है? लैटिस कांस्टेंट। ये बात जरूर ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स हैं 6, और डिस्टेंस किसके बराबर है? A के बराबर, लैटिस कांस्टेंट। नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर्स हैं 3, एंड डिस्टेंस किसके बराबर है? 2A/√3। ये A से थोड़ा सा ज्यादा है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.73। एरिया ऑफ द यूनिट सेल कितना है? ये जो यूनिट सेल मैंने ड्रॉ किया है लैटिस का, उसका एरिया कितना है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, तो 6 इंटू एक का एरिया कितना है? √3/4, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? A लैटिस कांस्टेंट। प्रिमिटिव यूनिट सेल इसका 1/3 पार्ट है, तो 1/3 ऑफ दैट। एटॉमिक डेंसिटी 6 एटम्स है, कितने एरिया में? 3√3/2 A² में, तो ये आ जाता है। फिर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालते हैं। एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल, तो 6 इंटू ईच एटम इज अ डिस्क। ये बात ध्यान रखनी है। 3D में स्फीयर होता है, यहाँ पर डिस्क है, डिस्क का एरिया πr² होता है, तो 6 इंटू πr² डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल 3√3/2 A²। A एंड R का कनेक्शन क्या है? वो ये है, ठीक है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के साथ 2R = A/√3। तो इसका जो पैकिंग फैक्टर आता है π/3√3 आता है, जबकि मैक्सिमम पैकिंग फैक्टर इन 2D क्या होता है? π/2√3। तो ये उससे कम है, इसलिए यहां पर क्या है? ये एक लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोज पैक्ड प्लेन का कितना होता है? 6, और इसका है 3, तो वहां से भी पता चलता है लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है। और एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ग्राफीन। तो होप यू हैव लाइक्ड दिस लेक्चर, ठीक है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। ये ग्राफीन स्ट्रक्चर काफी यूनिक है अपने आप में, बुक्स में काफी कम दिया हुआ है, तो इसको आप गो थ्रू हो जाइए केयरफुली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।